बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस, हम सब इसके बारे में सोचते हैं ना। और सदियों से हमारी कोशिश रही है कि इसे किसी एक नंबर, मतलब एक आईक्यू स्कोर में कैद कर लिया जाए। पर क्या सच में हमारी दिमागी ताकत इतनी सीधी सादी है? आज हम इसी सोच को, इसी एक नंबर वाली धारणा को चुनौती देने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई एक अकेला नंबर किसी की क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्व करने के उसके हजारों तरीकों को सही सही बता सकता है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए इस विचार की गहराई में उतर कर देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इंटेलिजेंस की पारंपरिक सोच से आगे बढ़ेंगे, फिर इंटेलिजेंस के क्यूब और उसके 3 आयामों को समझेंगे। इसके बाद हम इस मॉडल की खूबियों और कमियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब बातों का हमारे क्लासरूम के लिए क्या मतलब है। तो ये नई सोच आई कहाँ से? इसकी शुरुआत की थी मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफर्ड ने। उन्होंने कहा, भाई इंटेलिजेंस कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक मल्टी डायमेंशनल ढांचा है। उन्होंने अपने इस आइडिया को नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या एसआई मॉडल। तो चलिए अब सीधे गिलफोर्ड के इस बुद्धिमत्ता के घन यानी क्यूब ऑफ इंटेलिजेंस में गोता लगाते हैं। इस मॉडल के 3 बहुत ही जरूरी आयाम हैं जो मिलकर हमारी दिमागी क्षमताओं का एक पूरा नक्शा तैयार करते हैं। पहला आयाम है कंटेंट या सामग्री। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग के लिए कच्चा माल, मतलब वो जानकारी जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। अब ये जानकारी कोई तस्वीर हो सकती है, कोई सिंबल, कोई शब्द या कोई आवाज। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे सोचने का क्या है। दूसरा आयाम है ऑपरेशंस यानी प्रक्रियाएं। तो अगर कंटेंट क्या था, तो ऑपरेशंस है कैसे। ये वो दिमागी एक्शन है जो हमारा दिमाग उस जानकारी पर करता है, जैसे उसे याद करना, उसे समझना या फिर ये तय करना कि वो सही है या गलत। और तीसरा और आखिरी आयाम है प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। ये हमारे सोचने का नतीजा है, आउटकम है। जब हमारा दिमाग किसी कंटेंट पर कोई ऑपरेशन करता है तो आखिर में बनता क्या है? क्या हम किसी एक यूनिट तक पहुंचते हैं, या चीजों को अलग अलग क्लास में बांटते हैं, या फिर एक पूरे सिस्टम को समझ पाते हैं? ये हमारे सोचने का परिणाम है। अब यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। जब गिलफोर्ड ने इन तीनों आयामों कंटेंट, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट्स के सभी कॉम्बिनेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो एक हैरान कर देने वाले नंबर पर पहुंचे, 180। जी हाँ, इस मॉडल के हिसाब से हम इंसानों में 180 अलग अलग तरह की दिमागी क्षमताएं हो सकती हैं। सोचिए जरा। तो भाई ये मॉडल इतना खास क्यों है? ऐसी क्या बात है इसमें? आइए अब इसकी कुछ ऐसी खासियतों पर नजर डालते हैं जो इसे बाकी थ्योरीज से बिल्कुल अलग बनाती हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि ये मल्टी डिमेंशनल है। ये हमें एक अकेले आईक्यू स्कोर के पिंजरे से बाहर निकालता है। ये हमारे अलग अलग मानसिक ताकतों को पहचानता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रिएटिविटी को यानी रचनात्मक सोच को इंटेलिजेंस का ही एक अहम हिस्सा मानता है। साथ ही ये मॉडल एक पूरी तस्वीर देखता है और मानता है कि हमारी बुद्धि पर जीन्स और माहौल दोनों का असर होता है। लेकिन देखिए, कोई भी मॉडल परफेक्ट तो होता नहीं है, है ना? तो एक सही नजरिया रखने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि गिलफर्ड के इस मॉडल की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं और इसकी आलोचना भी हुई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि 180 क्षमताएं, ये मॉडल शायद कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कुछ को इसका ढांचा थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगता है। और प्रैक्टिकली सोचें तो इतनी सारी क्षमताओं को क्लासरूम में सिखाना और फिर उन्हें टेस्ट करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। एक तर्क ये भी है कि इसमें क्रिएटिविटी की जो परिभाषा दी गई है वो असल दुनिया की सिचुएशन पर शायद पूरी तरह लागू नहीं होती। तो इन सब सिद्धांतों और थ्योरी की बातों का हमारी क्लासरूम के लिए, हमारी असल जिंदगी के लिए क्या मतलब है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये मॉडल हमारी शिक्षा को कैसे देख सकता है या बदल सकता है। गिलफोर्ड के मॉडल को ठीक से समझने के लिए आइए इसे बाकी थ्योरीज के साथ रखकर देखते हैं। जैसे स्पीयरमैन ने एक जनरल इंटेलिजेंस की बात की थी, गार्डनर ने कहा कि कई तरह की इंटेलिजेंस होती हैं, जैसे म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक वगैरह। स्टर्नबर्ग ने इसे 3 हिस्सों में बांटा, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। और इन सबके बीच में गिलफर्ड का मॉडल है जो 180 क्षमताओं के साथ शायद सबसे ज्यादा डिटेल में बात करता है। तो कोई टीचर इसे क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? पहला कदम, हर स्टूडेंट के सीखने के अलग तरीके को समझकर पढ़ाने के तरीकों को बदलना।
दूसरा, रट्टा मारने की जगह क्रिएटिव सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना। तीसरा, ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करना जिनसे स्टूडेंट्स की अलग-अलग तरह की क्षमताएं निखर कर आएं। और सबसे जरूरी, सिर्फ फाइनल जवाब को नहीं, बल्कि उस जवाब तक पहुंचने के पूरे प्रोसेस को भी परखना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि इंटेलिजेंस कोई एक बिंदु नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और बहुरंगी नज़ारा है। ये कोई एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी काबिलियतों का एक पूरा ब्रह्मांड है जो हमारे अंदर मौजूद है। और बस यहीं मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर हम ये मान लें कि इंटेलिजेंस वाकई इतनी कॉम्प्लेक्स है और हर किसी में क्षमताओं का एक अनोखा मेल है, तो क्या हमें अपने सीखने और सिखाने के तरीकों के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने की ज़रूरत नहीं है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।